स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। ये चैनल जैसा आप जानते हैं पुराना नहीं है, मतलब नया नहीं है, पुराना है। पुराने का मतलब पहले से चल रहा है, बहुत सारा कंटेंट दे चुके हैं आपको। जो बहुत सारा कंटेंट दिया है वो 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग दिया है। थोड़ा बहुत 11th 12th भी ट्राई किया, लेकिन अब ये साउथ सिटी पीसीएमबी आया है नए अवतार में। क्लास 10th और क्लास 12th यानी कि बोर्ड के एग्जाम की जो क्लासेस हैं उन बोर्ड क्लासेस को टारगेट कर रहा है। स्पेशल हमारा टारगेट 10th क्लास में आईसीएसई बोर्ड के लिए और 12th क्लास में सीबीएसई और आईएससी दोनों के लिए। हम यहाँ पर स्पेशली टारगेट कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस वाले बच्चों को जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। हम आए बार शायद कहीं भी नहीं भागेंगे, हम बिल्कुल भी जेई की तैयारी नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी नीट की तैयारी नहीं करेंगे। हम पढ़ेंगे हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस को। बोर्ड एग्जामिनेशंस को टारगेट करते हुए करेंगे तैयारी। कहाँ करेंगे? साउथ सिटी पीसीएमबी। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे इसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, चारों कोर सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने हैं वो हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। एग्जॉस्टिव लेक्चर्स होंगे, पूरे साल बोर्ड का कंटेंट बहुत डिटेल में कराया जाएगा। वो क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं, उस पैटर्न में कराए जाएंगे। लिखने का वो तरीका बताया जाएगा कि थ्योरी को रिप्रेजेंट कैसे करना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करके लिखना कैसे, आपको बताया जाएगा। हमें फॉलो करेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशंस में टॉपर बनना तय है। वन ऑफ द टॉपर्स तो हो ही जाएंगे। टॉपर तो कोई एक होता है, अगर ना भी हो पाए तो हम नीचे नहीं रह जाएंगे, हम बहुत अपग्रेड करेंगे, ऊपर होंगे, आप स्किल होंगे। अच्छा, मतलब हम अच्छे हो जाएंगे पढ़कर। जी हाँ, खुशियां बांटिए। साउथ सिटी पीसीएमबी को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को समझाते रहिए कि हाँ ये प्लेटफॉर्म है जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहा है। ठीक, 12th क्लास की कहानी आज शुरू कर रहे हैं और 12th में अमूमन जो स्टार्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से होता है, पर क्योंकि हम साउथ सिटी पीसीएमबी पर स्टार्ट अप्रैल में नहीं कर रहे हैं, सेशन के स्टार्ट में नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम लेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से आपके स्कूल में अभी सिलेबस चल रहा है। क्या मतलब है? फर्स्ट बुक तो हो गई यार, सेकंड बुक ही तो पढ़ रहे हो तुम, तो हम स्टार्ट करेंगे सेकंड बुक से ताकि आप लैग ना कर जाएं। हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप स्कूल में पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, पेपर में वो आएगा, फंसेगा नहीं। हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपके पेपर में आने वाला है। तो रे ऑप्टिक्स की कहानी से शुरुआत करते हैं। रिफ्लेक्शन सिलेबस में मेंशन्ड है, लेकिन एज सच बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन इसका मिक्सिंग कर देते हैं रिफ्रैक्शन के साथ। लेंस के साथ मिरर लगा देते हैं, सिंगल स्फेरिकल सरफेस के रिफ्रैक्शन के साथ आगे मिरर लगा कर रिफ्लेक्शन करा लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और मिरर्स के क्वेश्चंस में मिरर्स का, रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मिरर को पढ़ना बहुत जरूरी है। मिरर को नहीं पढ़ा तो बात नहीं बनेगी। अच्छा, कहानी शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन की। आइए, रिफ्लेक्शन क्या है? कोई मिरर है। मिरर कौन होता है? मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बैक साइड से पॉलिश्ड है। क्या है बेटा? बैक साइड से पॉलिश्ड। अब बैक साइड से पॉलिश्ड है और ऊपर से रिफ्लेक्टिंग है, तो कोई एक रे आएगी, पी पॉइंट पर फॉल करेगी और आगे चली जाएगी। जो फॉल करने वाली रे है उसका नाम है इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होकर जाने वाली रे है उसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। ये वो सरफेस है मिरर की जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ है। इस सरफेस पर हम जानबूझ के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई गई है। दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉट टू द रे, है ना? सरफेस के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने की वजह से इसे क्या नाम दिया जाता है बेटा? नॉर्मल। अब इस नॉर्मल से अगर मैं इंसिडेंट रे के बीच का एंगल नापूं तो वो आई कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं इस नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल नापूं तो ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर। तो ये थोड़ी सी कहानी है। इसका मतलब नॉर्मल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई और आर दो चीजों को डिफाइन करने के लिए तुमने कहा कि नॉर्मल से एंगल है, यानी नॉर्मल से एंगल नापे जाएंगे, और नॉर्मल से एंगल नापे जाएंगे तो इंश्योर करना पड़ेगा कि नॉर्मल कहां फॉल कराया। कहां फॉल कराया? पी पॉइंट पर। पी पॉइंट कौन है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को। और नॉर्मल बनाया किस पे? इंसिडेंट रे पे, रिफ्लेक्टेड रे पे? ना, मिरर की सरफेस पर। जिस सरफेस पे इंसिडेंस हो रहा है इस सरफेस पर मिरर पे नॉर्मल बनाया गया। नॉर्मल का क्या मतलब है बेटा? परपेंडिकुलर। आगे देख सकते हैं आप, रिफ्लेक्टिव सरफेस है। रिफ्लेक्टिव सरफेस में कलर क्यों है? हो सकता है कि जो लाइट है वो एक ऐसी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, ट्रांसपेरेंट भी है। ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट रिफ्लेक्ट कहां होती है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन दोनों होते हैं।
तो रिफ्लेक्शन कर लेते हैं। सर देखिए आप बहुत ध्यान से, ये जो रे आप ये जो सरफेस आपको दिखाई गई है ये फ्लैट नहीं है, ये इवन सरफेस है। और रिफ्लेक्शन के वही नियम जो आपने हमेशा पढ़ रखे हैं वो ना सिर्फ प्लेन मिरर पे फ्लैट सरफेसेस पे बल्कि ऐसे कर्व्ड सरफेसेस पे भी काम करता है। बस क्या करना है, जिस पॉइंट पर आपने इंसिडेंस कराया है उस पॉइंट पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सरफेस पर करेंगे। जिस पॉइंट पर फॉल किया उस पॉइंट पे सरफेस पर परपेंडिकुलर। तो ये थीटा ऑफ इंसिडेंस है और ये थीटा ऑफ रिफ्लेक्शन है। यानी कि जो आपका रिफ्लेक्शन का नियम है वो ना सिर्फ प्लेन सरफेसेस पे काम करता है बल्कि कर्व्ड सरफेसेस पे भी काम आराम से करता है। क्या बात है, मजा आ गया। खेलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ कुछ छोटी छोटी बातें। इसे लिख लेते हैं, गड़बड़ कर रहा है। तो क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहीं से काम शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ की कहानी पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ही मोस्ट फंडामेंटल लॉ है और फर्स्ट लॉ आपको नॉर्मल ड्रॉ करने की टेक्निक बताता है। क्या कहता है, कहता है इंसिडेंट रे, कौन सी रे, इंसिडेंट रे, और फिर कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे, और फिर कौन सी रे, एंड नॉर्मल lie in the same plane। एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ये एक ही प्लेन कौन सा प्लेन है वो भी आपको बताते हैं, देखते रहिएगा बेटा। आपके पास मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई एक मिरर था। क्या था बेटा, एक मिरर। अब इस मिरर पर आपने एक रे इंसिडेंट कराई, जैसे ये टैन, ठीक। और उसके बाद आप देखें ये रे रिफ्लेक्ट हो गई इस प्रकार से, रिफ्लेक्ट हो गई। आपने बेटा इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया इस प्रकार से, और ये जो चीज है इसे आप मिरर बोल रहे हैं। मिरर ये इंश्योर कर रहा है कि रे रिफ्रैक्ट ना हो, ओपेक मीडियम दे रहा है ताकि रिफ्लेक्शन हो जाए सारा का सारा। और आपको ये ग्रीन बोर्ड, ये जो ब्लू बोर्ड है ये दिखाई दे रहा है। तो इंसिडेंट रे को आप बहुत ध्यान से देखें, रिफ्लेक्टेड रे को आप बहुत ध्यान से देखें, एंड नॉर्मल को आप ध्यान से देखें। ये जो ब्लू कलर का अपना बोर्ड है, यानी ये जो अपना स्मार्ट बोर्ड है, इस स्क्रीन की जो सरफेस है, जो प्लेन है, जो सरफेस है, इस सरफेस पे ही हमारा इंसिडेंट रे भी लाई कर रहा है इस तरह से। नॉर्मल भी इसी प्लेन पर है और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन पर है। इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो भी ये बोर्ड पर ही रहेगा, नॉर्मल को बढ़ाते चले जाएंगे तो भी ये बोर्ड पर रहेगा, इंसिडेंट रे को बढ़ाएंगे तो भी ये बोर्ड पर रहेगा। यानी कि ये जो प्लेन बोर्ड का है ये वो प्लेन है जिस पे तीनों लाई करते हैं। और ये जो कहानी है इस फर्स्ट लॉ की, ये आपको इंश्योर करती है कि आपको सरफेस पर परपेंडिकुलर बनाना है। अच्छा, यानी पहला वाला नियम परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल कैसे बनाया जाए उसकी जानकारी देता है। तो अगर पूछा जाए कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाए कौन बताता है, तो फर्स्ट लॉ बताता है, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई खास यूज है नहीं। पर खास क्या, इस नियम से ही नॉर्मल, नॉर्मल से सारा रिफ्लेक्शन है। तो हम क्या कहते हैं, एक्सप्लेन्स द नॉर्मल, नॉर्मल को एक्सप्लेन करता है। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब सेकंड लॉ पे आते हैं बच्चों। सेकंड लॉ क्या कहता है, बहुत इत्मीनान से देखना, तुम्हें अच्छा भी लगेगा और मजा भी आएगा। लिखते हैं, सेकंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब हम थोड़ा इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is always equal to angle of incidence। ये नियम कहलाता है द्वितीय नियम यानी कि सेकंड लॉ। और अब क्योंकि नॉर्मल बनाना हमने सीख लिया तो अब हमें फर्स्ट लॉ की बहुत जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो सारी कहानी किससे, सेकंड लॉ से। अब देखिए ये है थीटा, तो फिर ये भी है थीटा। इसी थीटा को हम आई बोल देते हैं, इसी थीटा को हम आर बोल देते हैं, और हमेशा होल्ड करेगा, चाहे सरफेस कैसी भी हो, होल्ड हमेशा यही करेगा।
अच्छा साहब, बहुत बढ़िया, नियम तो पता चल गया, खेलते हैं। सबसे पहले आपसे कहा जाए कि आपके पास एक स्फीयर है, ध्यान दीजिएगा, क्या बेटा, ये स्फीयर। और इस स्फीयर में हमने ऐसे क्वाड्रेंट बना लिए, 4 बराबर टुकड़ों में स्फीयर को तोड़ना है। ये इसका सेंटर है, और सेंटर कोई ओरिजिन मान लिया 0,0, और ये x है, और ये क्या है बेटा, y। तो ये रहा हमारा कुछ, ये 90 डिग्री, और ये x जहां पॉजिटिव दिखाया वहां पॉजिटिव, वहां y जहां पॉजिटिव दिखाया वहां पॉजिटिव। इस पर कोई p पॉइंट, जिसे हम p बोल रहे हैं, और p पर कोई एक इंसिडेंट रे गिराई जा रही है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, ये भी बताया गया है। ठीक, इस प्रकार से ये आ रही है, और हम कह रहे हैं इंसिडेंट रे, और पैरेलल टू x एक्सिस, इस प्रकार की कोई, और कहा जा रहा है कि इसको रिफ्लेक्ट करा के y के पैरेलल कर देना है। टू मेक द रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू y axis, find coordinates of p के कोऑर्डिनेट्स बताइए। दिया क्या हुआ है, दिया ये है कि ये जो मिरर है ये अंदर से बच्चों पॉलिश्ड है। तो तुम्हें अच्छा लगा पॉलिश देखकर। ध्यान से देखने वाली बात ये है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो y के पैरेलल है। y के पैरेलल होने का मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो चाहते ना चाहते इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर हो गई। क्यों परपेंडिकुलर हो गई, उसके बड़े सारे रीजन है। क्योंकि हमने कहा है कि इंसिडेंट रे जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। अब बात ये है कि रिफ्लेक्शन का नियम लगाने के लिए आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, और नॉर्मल आप सब इस बात को जानते हो बेटा कि किसी भी स्फीयर बॉडी में या किसी भी कर्व बॉडी में नॉर्मल बनाने का तरीका उस पर रेडियस बना देना। टैंजेंट पे नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए हमेशा सेंटर से पास होने वाली लाइन बनाएं, और आप इसे कहें कि ये प्रणाली नॉर्मल है। इसे कह दो थीटा, तो बच्चों ये भी कितना है, थीटा, और टोटल कितना है 90। तो आपको ये बात मालूम चलती है कि थीटा और थीटा मिलाकर कितने होंगे 90। तो 2 थीटा की जगह कितना आया बेटा 90 डिग्री। एंगल आई बराबर आप लगाया हमने, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 45। आपको मालूम चला थीटा की वैल्यू 45 है, तो लॉजिकली ये जो एंगल निकल कर आ रहा है करस्पॉन्डिंग होने की वजह से 45 निकल कर आ रहा है। अब ये एंगल 45 होने की वजह से आप अगर यहां से परपेंडिकुलर डालें और बेटा यहां से परपेंडिकुलर डालें, तो these perpendiculars will show you the y coordinate and the x coordinate। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इस रेडियस को r मान रहा हूं, तो बेस की जगह भी मैं r cos 45 लिख सकता हूं, और परपेंडिकुलर की जगह भी मैं r sin 45 लिख सकता हूं। तो y की जगह हम लिखेंगे बेटा r sin 45 which is nothing but r by root 2, और x की जगह हम लिखेंगे बेटा r cos 45, तो वो बन जाएगा r by root 2 के बराबर हो गए। यानी जब मैं p पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ तो मैं लिखूंगा r by root 2 x में और r by root 2 y में। परंतु अभी एक चीज बाकी है, आप देखें कि y तो पॉजिटिव है लेकिन x जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, ये है कोऑर्डिनेट x का, इसलिए x में अभी माइनस लगाना बाकी है। ये सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। रिफ्लेक्शन के साथ आपके सोचने की क्षमताओं को बढ़ाता है, क्योंकि सोचना बहुत कुछ है इस सवाल में। और लगाया क्या है i इक्वल टू r, ये बहुत शानदार सवाल है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े स्लोप के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, हमारे बोर्ड के सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर लेवल के हैं, तो हम इसमें बहुत डीप नहीं जाएंगे, बट मैंने एक क्वेश्चन करा के आपको इसका फील दिया। इसके बाद क्या कर लें, रिफ्लेक्शन जहां से शुरू होता है उसे हम नाम देते हैं बच्चों प्लेन मिरर। तो वी विल टॉक अबाउट सम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ये आ गया भाई प्लेन मिरर हमारा। प्लेन मिरर को अगर आप देखें तो प्लेन मिरर कैसा दिखता है, मैं दिखाता हूँ। प्लेन मिरर ऐसा दिखता है,
इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं, अगर याद नहीं रखा तो बड़ी गड़बड़ है। कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर इसके, अभी बताता हूँ आपको। देखो प्लेन मिरर पीछे से पॉलिश्ड है, लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हम ज्यादातर ऐसे डायग्राम्स बनाते हैं इसमें लेफ्ट में रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहती है। हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, ये क्या चीज है, ये बेटा हमारे लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इतना दूर है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो मैं आपसे कहता हूं इतना दूर है पॉइंट ऑब्जेक्ट। कितना दूर, डी डिस्टेंस। पर डी डिस्टेंस के लिए सर आपने परपेंडिकुलर ही क्यों डाला, अब मिरर पे कितने भी लाइनें ड्रॉ कर दो, लेकिन डिस्टेंस बताने के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, परपेंडिकुलर। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। कहा जाता है कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होगा मिरर से, एग्जैक्टली उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी मिरर से। अगर ऑब्जेक्ट रखा था डी डिस्टेंस पे तो इमेज भी बनेगी डी डिस्टेंस पे, ठीक। यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। मैं बिल्कुल भी इसमें साइन नहीं ले रहा हूं क्योंकि एक नेगेटिव है लेफ्ट साइड में, एक पॉजिटिव है राइट साइड में, पर वो मैग्नीट्यूड्स जो है वो बराबर है, तो टेक मैग्नीट्यूड्स ओनली। दूसरा, सेम साइज के बनते हैं, और इमेज जो होती है वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। अब बच्चे ये सोचेंगे कि कुछ भी इसमें सॉल्व नहीं किया, प्रूव नहीं किया, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते जा रहे हैं, तो बेसिक आइडिया ये है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद होने चाहिए, तो इन्हें याद कर लीजिए। अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आने के सिंपल तरीके हैं बेटा। आपने क्या किया, यहां से एक रे निकाल ली, ये गोटा रे, और अब क्या करेंगे बेटा, अब यहां से ऐसे ये डॉटेड लाइन बनेगी और ये लाइन रिफ्लेक्ट होकर आगे पास ऑन हो जाएगी, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिफ्लेक्शन। और जहां एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पे साथ इमेज बन जाएगी। कट कर रहे हैं एक दूसरे को, सर दूसरी रे से भी बताओ, एक रे यहां इंसिडेंस करा लो और उसके बाद क्या करो, यहां से डॉटेड बना लो, और जब डॉटेड बन गई तो इस बोल्ड कर लो, इस तरह आगे निकाल लो। जो रियल रेज है उन्हें बोल्ड बनाना है, और जो बैक प्रोड्यूस्ड रे हैं यानी मिरर के पीछे बनने वाली जो रेज हैं उन्हें डॉटेड बनाना है, वर्चुअल रेज को, इस तरह से। अब आप देखिए, कुछ मैं छोटी छोटी बातें बोलूंगा इस पे, आप इधर नॉर्मल बना लें और अब यहां भी नॉर्मल बना लूंगा। अब आप देखिए बेटा, ये पहले से ही नॉर्मल था और ये लाल वाला भी नॉर्मल आ गया और ये लाल भी नॉर्मल आ गया, तो मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। तो इफ आई से अगर ये थीटा 1 एंगल है तो ये भी थीटा 1 एंगल है, तो लॉजिकली ये भी थीटा 1 एंगल है। कैसा कह रहे हो, ये थीटा 1 ये थीटा 1 अल्टरनेट, और I इक्वल टू R, रिफ्लेक्शन के नियम से ये थीटा 1 तो ऊपर वाला भी थीटा 1, और फिर ये थीटा 1 तो फिर ये भी थीटा 1, ये कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये सीधी स्ट्रेट लाइन है। इसी तरह अगर ये एंगल थीटा 2 और ये एंगल थीटा 2 और ये भी एंगल थीटा 2, ये दोनों अल्टरनेट और ये दोनों I इक्वल टू R, ध्यान से देखना, ये और ये अल्टरनेट, तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, और अगर ये I है तो ये R है, और हम जानते हैं रिफ्लेक्शन के नियम से कि I इक्वल टू R, तो थीटा 2 बराबर थीटा 2, और फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ करस्पॉन्डिंग है, तो ये भी एंगल कितना निकला, थीटा 2। अब आप ट्रायंगल पर जरा गौर करिएगा, मैं आपको ट्रायंगल पे थोड़ा गौर कराता हूं। ट्रायंगल देखिएगा, ये और ये दिख रहा है ट्रायंगल, हाँ सर दिख रहा है। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल की खास बात है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कैसे, ध्यान से देखना, 90 90 थीटा 1 और ये साइड तो दोनों में कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए, हुए। तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, बनेगा कि नहीं बनेगा, सर बिल्कुल बनेगा, जरूर बनेगा। इसी तरह देखना, ये और ये ट्रायंगल कैसे हैं, फिर से कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, थीटा 2 90 90 और ये कॉमन, दो 90 एंगल मिले, थीटा 2 बराबर मिला और ये मिला। तो इसका मतलब ये हुआ एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी लग रही। तो जितने भी ट्रायंगल बनते जाएंगे इधर उधर वाले सेट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंसी ये बताती जाएगी कि इमेज कैसी है बेटा, ऑब्जेक्ट से उतनी, मिरर से उतनी दूर है जितनी दूर हमारा ऑब्जेक्ट था, और नेचर में वर्चुअल है और इरेक्ट है। क्या बात है, U बराबर V आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया, ये केस। तो अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई गई
प्लेन मिरर के फॉर्मेशन में हमेशा इसका इस्तेमाल करना है। अब प्लेन मिरर के केस में बेटा दूसरी चीज देखो, प्लेन मिरर आपको दिया हुआ था, हमने रेड कलर का बना लिया, इस बार बना के लिए बन गया मान लो। इसमें पॉलिश कर लीजिए सर, पॉलिश कर लीजिए। पॉलिश करने के बाद क्या होगा, आप कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो सर ऑब्जेक्ट मान लिया, नहीं सर यहाँ ना मानो, यहाँ मानो ऑब्जेक्ट, यहाँ रखा, तो क्या इमेज बनेगी? नहीं बनेगी। अब मिरर के सामने तो रखा नहीं है। इमेज बनने का कॉन्सेप्ट समझना, अगर ऑब्जेक्ट से रे निकले और मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल कर जाए तो इमेज बन गई। मिरर पर अगर रे गिर गई ना तो मान लेना कि इमेज बन गई। मतलब ऑब्जेक्ट से रे निकालो और इमेज पे मिरर पे डालो, अगर ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे मिरर पर फॉल कर गई तो इमेज बनना तय है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो जस्ट चेक इट आउट कि क्या सच में ऐसा हुआ। तो हम चेक करते हैं भाई, हम देखते हैं हमारी रे तो पड़ रही है, हाँ ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे तो मिरर पे जा सकती है, और अगर जा सकती है तो इमेज बन सकती है, और इमेज बन सकती है तो जरा एक्सटेंड कर लो मिरर को। सर हम कैसे एक्सटेंड कर ले, मिरर तो वहां है ही, इमेजिनेशन में एक्सटेंड कर लो। वंस यू एक्सटेंड द मिरर, तो मुझे लगता है कि इस एक्सटेंडेड लाइन पर यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर। हमने सीखा है मैथमेटिक्स में, if you cannot draw the perpendicular on a line, then you have to draw perpendicular on the extended line। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो लॉजिकली ये हमारा जो डिस्टेंस है वो d आया। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज, यहां पर बन गई इमेज। सर इमेज बनाने से पहले इमेज बना ली? हाँ, रे डायग्राम बाद में, ट्रिक है ये कि पहले इमेज बना लो और रे डायग्राम बाद में बनाओ। अच्छा क्या करें इससे, इसको यहां मिलाओ यार, यहीं से तो रिफ्लेक्शन कराओगे ना, और जो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जा रही रियल रेस बोल्ड रहेंगी, और बैक प्रोड्यूस करने वाली रेस वो वर्चुअल है तो डॉटेड रहेंगी, एक रे यहां से। और ध्यान देना मेरी बात का कि रेस इमेज से बना रहा हूं मैं, रिफ्लेक्ट कराने के बाद बैक प्रोड्यूस करके मिला नहीं रहा हूं, क्योंकि स्केल मेरे पास है नहीं। तो अगर मैंने वहां टेढ़ा बना दिया, तो अगर मैंने इससे ज्यादा ऊपर बना दी रे तो फिर टेढ़ी करनी पड़ जाएगी। इसलिए इमेज से मिलती हुई रे बनाओ जिससे कभी कोई गलती ना हो। इसी को आगे बढ़ा दो, ठीक है मेरी बात। अब देखो बहुत ध्यान से, ये बन गया ना। सर आपने जानबूझ के रेस को रिफ्लेक्ट करा के वहीं क्यों मीट कराया? अबे जहां इमेज बनेगी सारी रेस वहीं मिलेंगी। हाँ, जहां रेस मिलती हैं या मिलती अपीयर होती है वहीं इमेज बनती है। 8th क्लास में पढ़ा था ये, हाँ 4 साल पहले पढ़ा था। तो क्या हुआ, अगर यहां इमेज बनी इसका मतलब जितनी रेस यहां से निकलेंगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहीं तो मीट करेंगी। हाँ, यानी रे निकालो, रिफ्लेक्ट कराओ, मीट कराओ, खेला खत्म, इमेज बनी। अच्छा बहुत बढ़िया, सही है ये तो, बिल्कुल सही है। लेंथ ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं लेंथ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता हूं। लेंथ ऑब्जेक्ट का मतलब अभी तक हमने जो ऑब्जेक्ट लिया वो बिंदु था, पॉइंट ऑब्जेक्ट, साइज नहीं था उसका। अब हम जो ऑब्जेक्ट लेंगे वो कैसा होगा, लेंथ ऑब्जेक्ट, उसकी लेंथ होगी, सब कुछ साइज होगा। मैं P Q R S बड़े बड़े लेटर नहीं बना रहा हूं, मैं छोटा एक बस कुछ ले लेता हूं लेटर ऐसे। इज इट ओके? हाँ, क्यों ओके नहीं होगा? नीचे वाले बिंदु का नाम A रखा, ऊपर वाले बिंदु का नाम B रखा। आप मुझे बताइए कि ये इमेज ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी या ऐसी बनेगी? सोच कर बताइए। तो मेरे हिसाब से जो इमेज है वो B ऑप्शन करेक्ट है। आप सबके कॉमन सेंस में है, आपने बचपन में भी पढ़ा है। क्या है उसका लॉजिक बताते हैं। इस तरह के इमेज फॉर्मेशन में आपको सजेस्ट किया जाता है कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने की बजाय आपको कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ बॉटम मोस्ट और टॉप मोस्ट की इमेज बना लें। तो बॉटम मोस्ट से परपेंडिकुलर डालो और टॉप मोस्ट से परपेंडिकुलर डालो, तुम्हें दोनों की दूरियां दिखाई दे जाएंगी। अच्छा, ये कितना है D1 और ये कितना है D2। तो लॉजिकली नीचे वाले पॉइंट की इमेज D2 दूरी ही बनेगी, और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज D1 दूरी ही बनेगी। और जब ऐसा होगा तो लॉजिकली ये दोनों आपस में मीट करा दो। अच्छा, मतलब बीच के पॉइंट बनाने ही नहीं थे? हाँ, नहीं बनाने थे, सिर्फ टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट बनाना था। और जब इन दोनों को बनाओगे तो आपस में मीट कराओगे, इमेज बन जाएगी। और देखो B बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जब तुम शीशे में आगे की तरफ झुकते हो तो तुम्हारी जो इमेज है वो भी तुम्हारी तरफ आगे झुकती है। इस वजह से कुछ बच्चे अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं होता। क्लियर है मेरी बात? ये लेंथ ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने का सिंपल तरीका। टॉप मोस्ट पकड़ो, बॉटम मोस्ट पकड़ो, दो डिफरेंट पॉइंट की इमेज बना दो और खेल खत्म।
हम ऐसे नहीं मानते हैं, हमको तो रे डायग्राम ही चाहिए। तो जिनको रे डायग्राम की बड़ी ललक है वो रे डायग्राम बना ले। मान लो मेरे बच्चों कि मैं इस टॉप मोस्ट वाले पॉइंट की इमेज बनाने पर ज्यादा विश्वास रख रहा हूँ, ठीक, टॉप मोस्ट वाले की इमेज बना रहा हूँ। देखना टॉप मोस्ट की इमेज बना रहा हूँ तो रे भी कहां से निकालूंगा बेटा, टॉप मोस्ट से। और बच्चे मेरे रिफ्लेक्ट भी कहां से कराऊंगा, टॉप मोस्ट से। क्या बात कर रहे हो, ए से नहीं करा सकते? अबे बी की इमेज है तो उसे मिलाओगे भी कहां, बी में ही तो मिलाओगे ना। तो बी से मिलाया और बी से रिफ्लेक्ट कराया, बहुत बढ़िया। ये एक रे थी सर, अभी तो एक ही रे बनाई है आपने, एक से ज्यादा नहीं बनाई, तो दूसरी भी बना लो। मिरर के पीछे वाली डॉटेड और मिरर के सामने वाली बोल्ड, बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइन। ये रहा। और फिर एरोज बनाना ना भूलना भैया, रे डायग्राम बना रहे हो तो रे डायग्राम क्या कहता है, कहता है रे की कोई दिशा होती है, दिशा किससे दिखाते हैं, एरो से, एरो दिखाना इंपॉर्टेंट। अच्छा ये बन गई किसकी इमेज, बी। सर ए की नहीं दिखाई आपने, ए की देख लो यार, खुश हो जाओ ए की देख के। ए से कोई नीचे ही रह जाएंगी, ऊपर नहीं जाएंगी क्या, ऊपर भी जाएंगी, पर एक साथ सारी रेस एक जगह बना देंगे तो डायग्राम नहीं गंदा हो जाएगा। इसलिए एक इमेज नीचे से बना दे रहे हैं। एरो जरूर बनाए, गाढ़ा ना बनाए तो कम से कम इतना तो बना ही दे कि दिखाई दे कि एरो बनाया है, साफ दिखना चाहिए। एरो नहीं बनाओगे नंबर कटेंगे, ध्यान रखना इस बात का। तो इंपॉर्टेंट है, मैं ये रे डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। रे डायग्राम बेटा बनते हुए जरूर देखिए, क्योंकि बनते हुए समझ में आते हैं, बनने के बाद कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो ये आई रे, और ध्यान से देखना, मैं पहले मिरर पे रे फॉल करा रहा हूँ और रिफ्लेक्ट करा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि रिफ्लेक्ट करा के बैक प्रोड्यूस किया। मैंने क्या किया, इमेज से रे को आगे निकाला, इससे रे टेढ़ी नहीं बनती, तो बिना स्केल के एंगल नापे परफेक्ट डायग्राम बनता है। तो ये रहा आपका इमेज फॉर्मेशन, किसका, लेंथ ऑब्जेक्ट का। तो हम यहाँ पर छोटी सी खैनी भी डाल देंगे आपके लिए, क्या चीज बेटा, लेंथ ऑब्जेक्ट। क्या लिख दिया उसको, लेंथ ऑब्जेक्ट, ये अपना लेंथ ऑब्जेक्ट। अब लेंथ ऑब्जेक्ट जब हो जाए तो क्या करें, लेंथ ऑब्जेक्ट होने के बाद हमें व्यू, फील्ड ऑफ व्यू क्या है, देखो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब एक ऐसा जोन, एक ऐसा इलाका जहां से खड़े होकर अगर कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो मिरर में ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज दिखाई दे जाए। अच्छा, यानी कि इसको कहा जाएगा जोन, फ्रॉम वेयर एन ऑब्जर्वर कैन सी फुल इमेज। इंपॉर्टेंट है बेटा, फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज देखनी है, फुल इमेज, यानी सर भी दिखाई दे और पैर भी दिखाई दे। पर इस पूरी कहानी को हम शुरुआत जो देंगे वो बेटा स्टार्टिंग करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट से, तो सर और पैर की कहानी रह नहीं जाएगी। जब आप फील्ड ऑफ व्यू का लॉजिक समझ जाएंगे तो हम इसको लेंथ ऑब्जेक्ट में एक्सटेंड करेंगे और वहां पे रियल कॉन्सेप्ट बताएंगे कि हाँ फील्ड ऑफ व्यू एक्चुअली चीज क्या है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा है, पर ये ऑब्जेक्ट को कहां से देखा जा सकता है, ध्यान देना। इमेज बनेगी ये बहुत अलग बात है, पर इमेज बनकर आपको दिखेगी ये बहुत अलग बात है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं तो लॉजिकली आपको इमेज नहीं दिखेगी, लेकिन क्या उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, नहीं बनेगी, तो क्योंकि वो मिरर के सामने रखा है। आपको इमेज दिख रही है ये अलग चीज है, पर इमेज बन रही है ये अलग चीज है। देखिए ध्यान से, मैं तो कह रहा हूं इससे परपेंडिकुलर डालो और उतनी दूर पीछे परपेंडिकुलर देखो, और तुम कहोगे कि यहां पर बन गई क्या बेटा हमारी इमेज, वर्चुअल इरेक्ट इक्वल डिस्टेंस सेम साइज। एक रे निकालो और इसे बेटा बैक प्रोड्यूस कराओ इस तरह से। ये बना भाई। अब मैं इसी रे को और ऊपर ले जाता हूं तो मुझे मालूम चलता है
कि ये रे तो और दूर जा रही है, मोर डाइवर्जिंग होती जा रही है। तो जो चीज मोर डाइवर्जिंग होती जा रही है वो ज्यादा दूर तक दिखाई देगी। बताओ मुझे, ये रे पास है कि ये रे पास है? अभी ये पास है, ये दूर है, यानी जितना ऊपर, और इसी प्रकार से इसका रेसिप्रोकल नीचे कर लो, उल्टा नीचे कर लो, इन्वर्ट कर लो, इसको इमेज बना लो कि जितना ज्यादा दूर मिरर के कॉर्नर की तरफ आप इंसिडेंस कराएंगे, रे रिफ्लेक्ट बैक होके उतना दूर चलती चली जाएगी। जितना ज्यादा कोने में आप रे गिराएंगे उतना दूर तक रे फैलेगी, और जहां तक रे जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद उस सारे जोन में इमेज दिखाई देगी, और वो सारा जोन कहलाएगा फील्ड ऑफ व्यू। इसका अर्थ हुआ कि हम जितना दूर दूर भेजना चाहते हैं तो उतना दूर दूर भेजें इसे। दूर का अर्थ हुआ कि एक्सट्रीम पॉइंट से ज्यादा दूर तो कुछ हो नहीं सकता, तो क्या कर दिया जाए, एक्सट्रीम पॉइंट पर रे गिराई जाए। मान लो कि मेरे पास ये बुद्धू सा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की कुछ डिस्टेंस है मिरर से, और उतनी ही डिस्टेंस पे हमारा इमेज बन रहा है। ये डिस्टेंस है मान लो d, तो ये डिस्टेंस भी है d। अब हमें करना है कितनी दूर तक रे जा सकती है, जितनी दूर तक जाएगी उतनी दूर तक इमेज दिखाई देगी। जितने ज्यादा जोन में इमेज दिखाई देगी उतना सारा जोन फील्ड ऑफ व्यू कहलाएगा। ये तो दोनों एक्सट्रीम पर रे गिरा लीजिए, और एक्सट्रीम पर रे गिराने के बाद क्लियर है मेरी बात? ये हो गया। आप देखो इससे ज्यादा दूर और नहीं जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती? मिरर के एक्सट्रीम पर पहुंच गया हो तो। मिरर के एक्सट्रीम मतलब इससे और ऊपर जाना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं, और इससे और नीचे आना पॉसिबल नहीं। अब क्योंकि इससे ज्यादा दूर जाना पॉसिबल नहीं, इस वजह से तुम इस रे को बोलते हो फारदेस्ट रे। क्या बोलते हो बेटा? फारदेस्ट रे। और यही फारदेस्ट रे इससे भी बोलते हो फारदेस्ट रे। इससे दूर कोई रे रिफ्लेक्ट होकर नहीं गई, और रिफ्लेक्शन के बाद जो रे ऑब्जर्वर की आंखों में जा सकती है वहीं से तो इमेज दिखाई देगी। तो अगर तुम यहाँ पे किसी ऑब्जर्वर को खड़ा करो तो क्या इसकी आंखों में कोई रे आ रही है, लाइट आ रही है? जवाब है नहीं, इमेज नहीं दिखाई देगी। यहाँ रखो तो क्या उसे कुछ दिखाई दे रहा है? जवाब है नहीं, नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर तुम इस जोन से इस जोन के बीच में रखोगे, क्योंकि ये फारदेस्ट रे है, सारी रेज इनके अंदर है, तो इस जोन के अंदर तो पक्का पक्का इमेज दिखाई दे रही है। और यहां जब यहां पे इमेज दिखाई दे रही है तो तुम इसे क्या नाम दे रहे हो? FOV, फील्ड ऑफ व्यू। ये कॉन्सेप्ट है बेटा फील्ड ऑफ व्यू का, बड़ा आसान, बड़ा सीधा। पावर पैक लेक्चर है, एक के बाद एक कॉन्सेप्ट आते जाएंगे, क्वेश्चंस आते जाएंगे, और हम खेलते जाएंगे इनके साथ। क्या बात है, फील्ड ऑफ व्यू कर लिया हमने। अच्छा, मिरर बहुत ज्यादा नहीं आता है तो हम उतना डील भी नहीं करेंगे मिरर को, लेकिन रिफ्लेक्शन को समझने से एक फायदा होता है कि आप इमेज फॉर्मेशन को सीख जाते हैं कि कैसे रे डाली जाती है, कैसे रे बनाई जाती है, ये हम सीख जाते हैं। तो बेसिक आइडिया ये है कि रिफ्लेक्शन सिखाया आपको, फील्ड ऑफ व्यू सिखाया आपको, थोड़ा बहुत इमेज फॉर्मेशन सिखाया आपको आइडिया हो जाए कि रेज कैसे निकालनी है। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे इसे और रिफ्रैक्शन पे भी आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतजार करिए। साउथ सिटी PCT बहुत पावर पैक चैनल है, बहुत अच्छी, बहुत शानदार टीम के साथ आया है। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज इन कानपुर, अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज लोग हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं जिन्होंने जोन टॉपर्स बनाए अपने शहरों में, शहर के टॉपर्स बनाए। ऐसे टीचर्स आपको साउथ सिटी PCM में पढ़ा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी करा रहा है। बहुत कोर लेक्चर्स होंगे, आप पढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा, और जो साउथ सिटी में पढ़ाया जाएगा वो आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। अच्छा, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग ऑप्टिक्स के साथ।